चलो चलो बाबर बाबर के बारे में अपन पढ़ रहे थे। बाबर के बारे में उसके बाबर 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 ने जो फरगना फरगना में समरकंद, तो बाबर को फरगना से कैसे हटाया गया, समरकंद से कैसे हटाया गया। समरकंद और फरगना दोनों बाबर के हाथ से निकल गए। तो उसने 1504 ईस्वी में काबुल पर अधिकार कर लिया था। काबुल पर अधिकार कर लिया। जब बाबर ने काबुल पर अधिकार कर लिया, जब काबुल पर अधिकार 1504 में कर लिया, तो 1504 से लेकर के 1526 ईस्वी तक बाबर काबुल का शासक रहता है। और काबुल का शासक रहते हुए भारत पर है जो अभियान करने का प्रयास करता है, भारत पर अटैक करने का प्रयास करता है। और वो भी अपन ने जान लिया कि बाबर ने भारत पर आक्रमण करने के क्या उद्देश्य थे, उनकी भी चर्चा अपन पिछले वीडियो में कर चुके हैं। ठीक है ना। तो कुछ मुख्य बिंदुओं को मैं पुनः जो टॉपिक शुरू करने से पहले पुनः रिपीट करना चाहता हूँ ताकि आपके नॉलेज में रहे वो चीजें। देखो, मैं ऊपर लिखता हूँ काबुल 1504 से 1526 ईस्वी तक बाबर काबुल का शासक बनता है। काबुल को अपना स्थायी रूप से राज्य बना लेता है। ठीक है ना। अब बाबर है जो काबुल पर है जो शासन कर रहा है। ठीक है। काबुल पर शासन करते हुए भारत विजय की योजना बनाता है और समरकंद विजय की भी योजना बनाता है। समरकंद को भी वो जीत लेता है और भारत पर भी जो अटैक करने के प्रयास भी करता है और उसमें काफी हद तक है जो सफलता मिलती है। और इसके बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। लेकिन भारत पर अटैक करने से पहले बाबर अपने आप को किस प्रकार से मजबूत बना देता है, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सैन्य की तरफ से सेना को मजबूत बना लेता है और अर्थव्यवस्था भी अपनी सुधार लेता है। किस तरीके से वो एक कुशल सेनापति और कुशल शासक के रूप में कुशल शासक है जो बन जाता है। तो देखते हैं कुछ बिंदुओं को यहाँ चर्चा करते हैं। देखो, नंबर 1, बाबर ने उज़्बेकों से तुलुगामा युद्ध पद्धति सीखी। इसकी चर्चा भी पिछले वीडियो में कर चुके हैं। दूसरा बिंदु मंगोलों से व्यूह रचना। तीसरा, ईरानियों से बंदूकों व तोपों का प्रयोग करना सीखा। चौथा बिंदु की यहाँ चर्चा करेंगे, सजातीय यानी कि अपने ही व्यक्तियों से कुशल घुड़सवारी
सीख लेता है। तो इस प्रकार से बाबर निरंतर है जो युद्ध करने और निरंतर है जो एक दूसरे पर वहाँ जो आस पड़ोस के क्षेत्र थे उन पर है जो अटैक बार बार अटैक करने से बाबर काफ़ी कुछ चीज़ों को सीख चुका था, अपने आप को मजबूत और कुशल बना चुका था। जैसे उज़्बेक उज़्बेक वर्तमान में बात की जाए तो उज़्बेक है जो उज़्बेकिस्तान, ये उज़्बेकिस्तान वाला एरिया है, क्षेत्र है। तो उज़्बेक है जो उज़्बेकों से है जो उसने तुल्लुगमा युद्ध पद्धति सीख ली थी। तुल्लुगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग है जो भारत में है पहली बार खानवा ये पानीपत के युद्ध में 1526 में करेगा और उसे सफलता भी मिलेगी। वो तुल्लुगमा पद्धति क्या होती है वो जब पानीपत का प्रथम युद्ध पड़ेंगे तो उसके बारे में चर्चा कर लेंगे। मंगोलों से उसने व्यूह रचना यानी चारों तरफ से दुश्मनों को घेर करके उसके ऊपर अटैक करके उसको किस तरीके से पराजित किया जाए ये विधि भी उसने सीख ली थी। किनसे? मंगोलों से, क्योंकि ये जो सारे थे इनसे निरंतर है जो बाबर का संघर्ष होता रहता था। ईरानियों से उसने बंदूकों और तोपों यानी कि बारूद का प्रयोग करना सीख लिया था और बारूद का प्रयोग भी वो है जो पानीपत के मैदान में उससे बेरा और बाजोर के आक्रमण में वो करता है पहली बार। सजाकी अपने ही व्यक्ति जो थे, अपने ही सैन्य अधिकारी थे बाबर के खुद के स्वयं के, उनसे जो अच्छी घुड़सवारी करना सीख चुका था। तो ये जो सारी चीजें हैं इनमें बाबर है जो एक कुशल सैन्य अधिकारी बन चुका था। देखो भारत पर आक्रमण करने के कारण इनकी चर्चा अपन कर चुके हैं। ठीक है ना? अब बाबर भारत पर आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक भारत की नीतिक स्थिति क्या थी? तो बाबर जब भारत पर आक्रमण करने का प्रयास करता है उससे पहले भारत की राजनीतिक स्थिति के बारे में यदि बात की जाए तो भारत की राजनीतिक स्थिति क्या थी? राजनीतिक स्थिति का मतलब ये है कि भारत में कौन सी सत्ता है जो शासन कर रही थी, उस समय भारत में किसका है जो शासन था और भारत की उस समय क्या स्थिति थी। तो प्रथम बात तो मैं ये करूँगा, फर्स्ट बात ये मैं करूँगा कि भारत उस समय यानी कि दिल्ली पर जो शासन था वो इब्राहिम लोदी यानी कि लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी है जो बादशाह था, सुल्तान था दिल्ली पर। अब इब्राहिम लोदी के शासन के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आ रहे थे उस क्षेत्रों के बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। देखो
दिल्ली, दिल्ली के अंदर कौन कौन से क्षेत्र आ रहे थे? दिल्ली पर कौन बैठा है? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी बैठा है। इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान है। और अब दिल्ली के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आ रहे हैं? नंबर एक तो आगरा आ रहा है। नंबर 2 एक जौनपुर आ रहा है। नंबर 3 दिल्ली, आगरा, जौनपुर और बिहार आ रहा है। और 2 चौथा 2 का क्षेत्र। पूरे भारत की यदि बात की जाए, संपूर्ण भारत, संपूर्ण भारत की यदि बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के अंतर्गत कितने राज्य आ रहे थे? यानी कि अपन ये कह सकते हैं कि इब्राहिम लोदी जो सुल्तान था उसके अधीन कौन कौन से क्षेत्र थे? तो दिल्ली तो था ही था, उसके साथ आगरा, जौनपुर, बिहार और 2 आब का क्षेत्र। इतना ही क्षेत्र है जो दिल्ली के अधीन था, यानी कि अपन कहें तो इब्राहिम लोदी के अधीन था। अब संपूर्ण भारत कहाँ गया भाई? ये दिल्ली, आगरा, जौनपुर, बिहार और 2 आब का क्षेत्र ही दिल्ली के अंतर्गत है, यानी कि इब्राहिम लोदी के अधिकार में है। तो बाकी क्या हुआ? इनके अलावा का मतलब दिल्ली, आगरा, जौनपुर और बिहार और 2 आब के क्षेत्र के अलावा पूरा भारत विखंडित हो चुका था। यानी कि भारत के अलग अलग है जो टुकड़े हो चुके थे। जो इब्राहिम लोदी सुल्तान तो था लेकिन संपूर्ण भारत पर अधिकार नहीं रख पाया, इसलिए कुछ क्षेत्रीय शक्तियां थी जो अपने आप को स्वतंत्र कर चुकी थी। तो यदि एक शब्द में बात किया जाए तो भारत केंद्रीकृत नहीं होकर के विकेंद्रीकृत था। भारत अलग अलग टुकड़ों में विभाजित था और अलग अलग शक्तियां हैं जो अपना स्वतंत्र राज्य घोषित करके वहाँ है जो रूल किया करती थी, इसलिए वो अपने अपने क्षेत्रों तक ही सीमित थी। और इब्राहिम लोदी के अंतर्गत कितना क्षेत्र आ रहा था, दिल्ली के अंतर्गत कितना क्षेत्र आ रहा था, उसकी चर्चा अपन अभी कर चुके हैं। एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, उसका नाम है बाबरनामा या फिर यूं कहें तुजुक एक बाबरी। इसकी चर्चा पहले कर चुके हैं। ये मूल रूप से तुर्की भाषा में और इसका मूल रूप से ये तुर्की भाषा में लिखी गई है, तुझके बाबरी। और इसका अंग्रेजी में अनुवाद मैं चर्चा पहले भी कर चुका हूँ लेकिन रिवाइजन हो जाए। अंग्रेजी में इसका अनुवाद बेवरीज मैडम ने किया और इसका फारसी जो अनुवाद है वो पायदे खान है। फारसी अनुवाद पायदा खान है और उसके बाद में अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। ये अकबर के समय हुआ, अकबर के काल में। तो ये बाबरनामा है। तो बाबर का जो विस्तारित है जो जानकारी हमें जो किस स्रोत से मिलती है बाबरनामा से या तुझके बाबरी से। इससे क्या क्या मिलता है कि सिर्फ केवल और केवल बाबर का इतिहास ही नहीं बल्कि संपूर्ण
संपूर्ण भारत की राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक के बारे में भी जानकारी अच्छी तरीके से मिल जाती है। अब बाबरनामा में क्या कहता है बाबर? बाबरनामा में बाबर स्वयं मतलब खुद लिखता है कि मैंने जब भारत पर आक्रमण किया तो उस समय भारत में पांच मुस्लिम राज्य एवं दो, इधर लिख रहा हूं मैं, दो हिंदू राज्य, यानी कि बाबर ने हिंदू शब्द उपयोग में नहीं लिया है, तो काफिर राज्य थे। यानी कि बाबर के कहने का मतलब है कि जब मैंने भारत पर आक्रमण किया था, भारत पर अटैक करने की योजना बनाई थी, उस समय में मैंने भारत की राजनीतिक स्थिति को भांपा जांचा देखा, तो वहां मुझे क्या मिला कि पांच मुस्लिम राज्य और दो हिंदू राज्य, हिंदू शब्द का उपयोग नहीं कर रहा है, वो काफिर राज्य बता रहा है कि दो काफिर राज्य थे। अब काफिर और पांच मुस्लिम राज्य कौन कौन से थे वो मैं लिखता हूं। देखो आप सबको पता है काफिर राज्य यानी कि हिंदू राज्य तो कौन से थे? एक तो था मेवाड़, जिसका रूलर कौन था? महाराणा सांगा की बात कर रहे हैं वो, महाराणा सांगा यानी कि महाराणा संग्राम सिंह की बात कर रहे हैं। और एक विजयनगर जहाँ का अकबर के समय में कौन रूलर हुआ करता था, शासक हुआ करता था? कृष्णदेव राय। तो मेवाड़ का शासक कौन था? महाराणा सांगा यानी संग्राम सिंह। और विजयनगर का शासक कौन था? कृष्णदेव राय। ये दो है जो हिंदू राज्यों की चर्चा बाबर अपनी आत्मकथा बाबरनामा में उल्लेख करता है। पांच मुस्लिम राज्य कौन कौन से थे इसकी चर्चा करते हैं। पांच मुस्लिम राज्य, नंबर 1 मालवा, नंबर 2 गुजरात, नंबर 3 दिल्ली, नंबर 4 बंगाल, नंबर 5 बहमनी। देखो मालवा का शासक महमूद खिलजी सेकेंड, फर्स्ट नहीं, महमूद खिलजी सेकेंड। गुजरात का शासक मुजफ्फर शाह सेकेंड। दिल्ली पे कौन बैठेगा? इब्राहिम लोदी जो दिल्ली का सुल्तान है। बंगाल पे कौन बैठेगा? नुसरत शाह, बहुत ही बढ़िया शासक था नुसरत शाह। और बहमनी काजी मुल्ला शाह
तो इस प्रकार से बाबरनामा में बाबर स्वयं है जो 5 मुस्लिम राज्यों की चर्चा करता है, जिसमें मालवा का शासक महमूद खिलजी सेकंड, गुजरात का शासक मुजफ्फर शाह सेकंड, और दिल्ली स्वयं सुल्तान बैठा है इब्राहिम लोदी, और बंगाल नुसरत शाह, और बहमनी काजी मुल्ला शाह, इनका उल्लेख करता है। लेकिन यहाँ थोड़ा ध्यान देने योग्य बात है कि मैं गुजरात के बारे में चर्चा करूँगा, क्योंकि पानीपत का जब युद्ध हुआ था 1526 में, पानीपत के युद्ध होने से जस्ट पहले इनकी डेथ हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। तो पानीपत का जब युद्ध होता है तो उस समय में शासक कौन हुआ था? इनका पुत्र मुजफ्फर शाह का पुत्र बहादुर शाह है जो शासक था। पानीपत के युद्ध के समय में बहादुर शाह शासक था, लेकिन बाबर है जो इनका उल्लेख करता है। 1526 ईस्वी में जब बाबर पानीपत का युद्ध लड़ता है भारत में, तब गुजरात का शासक बहादुर शाह था, और बहादुर शाह किसका पुत्र था? मुजफ्फर शाह का था। आगे जाकर के बहादुर शाह हुमायूं को बहुत परेशान करेगा, बहादुर शाह हुमायूं को बहुत ही परेशान करेगा, और इसने काफ़ी हद तक बाबर को भी परेशान करने की कोशिश की थी। तो इस प्रकार से, और यदि बहमनी की मैं बात करूं तो बहमनी की चर्चा तो बाबरनामा में करता है, लेकिन बहमनी उस समय में यानी कि 1526 से पहले बहमनी 5 टुकड़ों में टूट गया था। इसके 5 अलग अलग है जो टुकड़े होकर के स्वतंत्र राज्य बन गए थे। उनमें पहला बरार, या मैं लिख देता हूँ नंबर, यानी कि बहमनी जो टूट करके पानीपत के युद्ध से पहले बहमनी टूट करके 5 भागों में बन जाता है, जिसमें बरार 2 नंबर, बीजापुर 3 नंबर, बीजापुर, अहमदनगर, बीजापुर, अहमदनगर, बरार, बीजापुर, अहमदनगर, बीदर। तो कुल मिला के ये 5 टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। मुझे याद आएगा तो मैं आगे इसकी चर्चा कर दूंगा। अभी हाल फिलहाल आप ये समझ लो। तो इस प्रकार से बाबरनामा में बाबरनामा में 5 राज्य एवं 2 राज्यों 5 राज्यों और 2 राज्यों का उल्लेख करता है। ये पानीपत से पहले की बात हो गई। तो मैं जो बता रहा था बात, जैसे ये जो बहमनी जो साम्राज्य बाबर के भारत पर पानीपत के आक्रमण से पहले ये 5 भागों में यानी कि 5 टुकड़ों में अलग अलग स्वतंत्र रूप से इसका विभाजन हो गया था। स्वतंत्र राज्य, ये बहमनी जो राज्य था वो टूट करके 5 भागों में विभाजित हो गया था। 5 अलग अलग स्वतंत्र राज्य घोषित बन गए थे। जिसमें नंबर 1 बीजापुर, नंबर 2 बीदर,
नंबर 3 बरार, नंबर 4 अहमदनगर नगर, और नंबर 5 बीजापुर, बीदर, बरार, अहमदनगर और गोलकुंडा। तो बीजापुर, बीदर, बरार, अहमदनगर और गोलकुंडा, इन 5 टुकड़ों में 5 बहमनी साम्राज्य टूट करके इन 5 भागों में विभाजित हो गया था, और ये 5 है जो अलग स्वतंत्र राज्य उस समय मौजूद थे। और जो ये सारे जो दक्षिण भारत के थे, और दक्षिण भारत में एक शक्तिशाली जो राज्य था वो विजयनगर था, और वहाँ शासक कर रहा था कृष्णदेव राय। तो इनकी चर्चा है जो करता है, लेकिन बाबर इस बहमनी राज्य के 5 जो टुकड़े हुए इसकी चर्चा नहीं करता है, वो सीधा एक बहमनी को ही बताता है, बहमनी राज्य को ही बताता है। चलो ठीक है, अगली क्लास में चर्चा करेंगे।